देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। हमने आपसे वादा किया है कि लोकसभा चुनाव तक पूरे 400 दिन तक लगातार हम आपको चुनाव से जुड़ी हुई हर बड़ी खबर दिखाएंगे और उस काउंटडाउन का आज 384 दिन बाकी हैं। लेकिन हर दल ने इसके लिए कमर कस रखी है। हर मुद्दे को सियासी बनाया जा रहा है। 2024 के हिसाब से नए मुद्दों को खड़ा किया जा रहा है। इन सब के बीच एक मुद्दा जो सबसे ज्यादा गर्म है वो है बिजनेसमैन गौतम अडानी का, जिसे विपक्ष छोड़ने को तैयार नहीं दिखता। अब तक विपक्ष अडानी के नाम पर सिर्फ सरकार पर हमला करता था, लेकिन अडानी के खिलाफ रिपोर्ट के बाद अब इन हमलों को संजीवनी मिली है, जिसे लेकर आज लगातार दूसरे दिन संसद की कार्यवाही हंगामे में तब्दील हो गई। माननीय सदस्यगण, प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। G20 के विषय में, रक्षा के संबंध में ये हंगामा थमने वाला नहीं, ये विरोध रुकने वाला नहीं। सदन पर चर्चा नहीं करना चाहते। 2024 चुनाव के लिए मुद्दा तैयार है, विपक्ष तैयार है। अडानी विपक्ष के लिए मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़ा हथियार है। जिस मुद्दे को लेकर विपक्ष हर बार सियासी मैदान में उतरा, उस पर अमेरिका की कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने विपक्ष को संजीवनी दे दी है। आज संसद में एक बार फिर चर्चा हंगामे में तब्दील हो गई। विपक्ष अडानी ग्रुप के खिलाफ अमेरिका की कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों पर जांच और सदन में चर्चा पर अड़ा हुआ है। सरकार का लेना देना कुछ नहीं है, एब्सोल्युटली नो कनेक्शन। एंड राष्ट्रपति का अभिभाषण का चर्चा प्रायोरिटी रहता है। चर्चा शुरू करने के लिए जा रहे हैं तो उनके पास कुछ मुद्दा नहीं है। सर, वो जेपीसी या कोई डिमांड कर रहे हैं? हमारा काम सरकार का कोई नहीं। आम लोग सोचते हैं कि उनकी पैसा कहीं ना खो जाए। आज हिंदुस्तान के ये बड़ा हिस्सा के लोग ये स्टॉक मार्केट में अपना कारोबार के लिए, रोजगार के लिए पैसा भी निवेश करते हैं। तो ये बड़ा मुद्दा धीरे धीरे गंभीर होते जा रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग ये मांग रखे थे सरकार के सामने कि एक काम कीजिए, जेपीसी बना दीजिए। सदन की कार्यवाही शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी सदस्य खड़े होकर नारेबाजी कर रहे थे और अडानी समूह के शेयरों की जांच की मांग कर रहे थे। स्पीकर ओम बिरला ने सदस्यों से अपना विरोध प्रदर्शन बंद करने और चर्चा में भाग लेने की अपील की, लेकिन विपक्ष ने अपना विरोध और नारेबाजी जारी रखी, जिसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित करनी पड़ी। प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण समय होता है और प्रश्नकाल के अंदर आज इस पूरे मामले में विपक्ष एकजुट है। सुबह आज एक बार फिर विपक्षी दलों की बैठक हुई और मामले की जांच पर विपक्ष अड़ा हुआ है। ये भ्रष्टाचार इस देश की जनता को लूटने का भ्रष्टाचार है। आज देश के करोड़ों लोगों का पैसा एलआईसी में डूब रहा है। आज देश के करोड़ों लोगों का पैसा एसबीआई में डूब रहा है। आज देश के करोड़ों लोगों का पैसा सरकारी बैंकों में डूब रहा है और सरकार खामोश है। पार्लियामेंट के अंदर हम लोग 267 का नोटिस देते हैं, कोई चर्चा कराने के लिए तैयार नहीं। जेपीसी की डिमांड करते हैं, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी की डिमांड करते हैं, सरकार तैयार नहीं। क्यों? सारे जो विपक्ष के पार्टियां हैं एक ही चीज मांग रहे हैं कि जो आजकल चल रहा है हमारे देश में, जो स्टॉक मार्केट्स की कोलैप्स हो रहे हैं, कि इस विषय पे चर्चा हो जाए, क्योंकि ये तो आम आदमी पे क्या असर है हमें जानना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे पीएसयूज, एलआईसी वगैरह उनके स्टॉक्स, उनके स्टॉक शेयर्स में इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो उस विषय पे साधारण आदमी के सेविंग्स जब एलआईसी और पीएसयूज के अंदर है, तो आम आदमी को जानना चाहिए कि देखिए हमारे पैसे क्या सेफ है, सुरक्षित है। उधर अडानी के लिए मुश्किलें कम नहीं हो रही। गिरते शेयरों के बीच अडानी टॉप 20 अमीर की लिस्ट से बाहर हो गए। हालांकि हंगामे के बीच एक अच्छी खबर आई। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने पॉजिटिव संकेत दिए। फिच रेटिंग्स का कहना है कि अडानी ग्रुप और उसकी संपत्तियों की रेटिंग पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद कोई तत्काल प्रभाव नहीं पड़ा है। लेकिन इस सब के बीच विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में नहीं है, क्योंकि एलआईसी और एसबीआई जैसे बैंकों का पैसा अडानी ग्रुप में फंसा हुआ है, जिसका सीधा संबंध आम जनता से है। यही वजह है कि सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ता एलआईसी और एसबीआई के दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन करेंगे, ताकि मुद्दे को सियासी हवा दी जा सके, जिसका सीधा असर 2024 के चुनाव पर पड़ना है, जिसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जितेंद्र बहादुर सिंह और सुप्रिया भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो।
साफ है, अदानी का यह मुद्दा लेकर विपक्ष 2024 के चुनाव में उतरेगा, जो लगातार सरकार पर बड़े व्यापारियों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाता रहा है। इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। आपको बता दें, एक तरफ विपक्ष का हंगामा जारी है, वहीं दूसरी तरफ बैंकिंग सेक्टर को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। अभी बैंकिंग सेक्टर स्थिर है, ये भरोसा दिए जाने की कोशिश उन तमाम लोगों को जिसको लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। लिक्विडिटी के पैरामीटर ठीक हैं। आरबीआई की ओर से यह बड़ा आश्वासन बैंकिंग सेक्टर को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से यह बड़ा बयान सामने आया है। रिपोर्ट में बैंकों के जोखिम पर चिंता जताई गई है। जिस तरह की मीडिया की रिपोर्ट्स आ रही है, आरबीआई वित्तीय स्थिरता के लिए अपने बैंकों पर निगरानी रखता है और इस तरह से यह कहा गया है कि अभी बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन इन सब के बीच एक और मुद्दा धीरे धीरे तैयार किया जा रहा है। वो मुद्दा है जातीय समीकरण का, जिसकी चपेट में यूपी की सियासत है। रामचरितमानस को लेकर लगातार पार्टियां अपने एजेंडे के हिसाब से बयानबाजी कर रही हैं ताकि अपने वोट बैंक को साधा जा सके। इसी कड़ी में अब मायावती की भी एंट्री हो चुकी है। ये कैसा धर्म है, पूरे शुद्ध समाज को अपमानित करने की बात करता है? क्या यही धर्म है? क्या सब विकास विरोधी लोग हैं, जातिवादी लोग हैं, गुंडागर्दी और अराजकता का संरक्षण करने वाले लोग हैं। रामचरितमानस की चौपाई के विरोध में ऐसी चिंगारी उठी जो शहर शहर में गुस्से की लपटें बनकर धधक रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर यूपी से बिहार तक जबरदस्त सियासत हो रही है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में बयानबाजी कर रहे हैं। पार्टी दफ्तर के बाहर शूद्र वाली पोस्टरबाजी कर इस मुद्दे को और तूल दे रहे हैं। और इसी विवाद के बीच लखनऊ में सिख समुदाय के लोग रामचरितमानस की प्रतियां लेकर समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंच गए। यहां एसपी नेताओं से उनका आमना सामना हो गया। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर हंगामा बरपा। अब तो आप बोल नहीं रहे, मौन रखे। मर्यादा पूरी तुम्हारी की, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो क्या ढोलक का स्कूल खुलेगा? क्या गाय भैंस बकरी बैल का स्कूल खुलेगा? फिर अब हम आधी आबादी है इस देश के, सकल ताड़ना के अधिकारी। बाबा तुलसीदास जी इतनी नारियों से, पूरे विश्व की नारियों से क्यों नाराज थे जो ऐसा लिख दिए? लगातार बढ़ते टकराव और नेताओं के बयानों वाले दावों से ऐसा लगता है कि रामचरितमानस की चौपाइयों पर छिड़े विवाद का सिरा 24 के लोकसभा चुनावों से जुड़ता है। हर दल इस मुद्दे को अपने हिसाब से उठा रहा है, अपने नफे नुकसान के हिसाब से सियासत को आगे बढ़ा रहा है। यही वजह है कि पूरे विवाद पर जब बीएसपी प्रमुख मायावती का बयान आया तो उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए उन्हें गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाई। देश में कमजोर और उपेक्षित वर्गों का रामचरितमानस व मनुस्मृति आदि ग्रंथ नहीं बल्कि भारतीय संविधान है, जिसमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनको शूद्रों की नहीं बल्कि एससी, एसटी व ओबीसी की संज्ञा दी है। अतः इन्हें शूद्र कहकर सपा इनका अपमान न करे तथा न ही संविधान की अवहेलना करे। समाजवादी पार्टी प्रमुख का इन वर्गों की वकालत करने से पहले उन्हें लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस में हुई 2 जून 1995 की घटना को याद कर अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। तब सीएम बनने जा रही एक दलित की बेटी पर समाजवादी पार्टी की सरकार में जानलेवा हमला कराया गया था। मायावती के हमले के बाद अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया, दलित पिछड़ों के मुद्दे पर बीजेपी को निशाने पर लिया। उधर इस बार पलटवार के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार धर्म को लेकर सवाल उठा रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता ऐसे बयानों को जातिवादी राजनीति का हिस्सा बता रहे हैं। ये कैसा धर्म है जो अपने ही धर्म के अनुयायियों को नीच कहता है, अधम कहता है, महिलाओं को नीच में भी नीच, अति नीच बताता है, प्रताड़ित किए जाने की बात करता है, पूरे शुद्ध समाज को अपमानित करने की बात करता है।
क्या यही धर्म है? देखिए, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि यह सब विकास विरोधी लोग हैं, जातिवादी लोग हैं, गुंडागर्दी और अराजकता का संरक्षण करने वाले लोग हैं और इनको जनता ने नकार दिया है। रामचरितमानस पर विवाद की शुरुआत बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान से हुई। यूपी में इस पर सियासत परवान चढ़ी। भारी संग्राम के बीच तेजस्वी यादव भी वर्ण व्यवस्था बनाने वालों पर सवाल उठा रहे हैं। इशारों में ही सही इस सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं। वर्ण व्यवस्था है तो वर्ण व्यवस्था किसने लागू? वर्ण में कुछ लोग कहते हैं कि वो श्रेष्ठ है और बाकी जो है निम्न है, ये ना बात है। लेकिन संविधान में क्या है? देश तो संविधान से ना चलता है, तो संविधान में तो सबको ना बराबरी का हक है। वहीं कांग्रेस लोगों की आस्था के मुद्दे पर खुलकर बयानबाजी से बच रही है। इस मुद्दे पर राजनीति को गलत बता रही है। मंदिर से निकाल के घर घर तक पहुंचाने का काम तुलसीदास जी ने किया। ये संत महात्माओं ने जो किया है उसके मूल तत्व को समझिए आप। ये छोटे छोटे चीज में विवाद पैदा करके आप केवल वोट की राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। जहाँ तक रामचरितमानस है या कोई पवित्र ग्रंथ, उसको करोड़ों लोग मानते हैं, उनकी आस्था का विषय है। इस पे किसी को अपमानजनक टिप्पणी नहीं करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद। अगले साल यानी 2024 में राम मंदिर तैयार हो रहा है। बीजेपी के लिए ये वोटों का रामराज होगा। माना जा रहा है कि विरोधी रामचरितमानस के बहाने दलित पिछड़े का मुद्दा गरमाएंगे। इस बहाने 24 की चुनौती को मजबूत बनाएंगे। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह, मिलन शर्मा के साथ लखनऊ से संतोष शर्मा, आज तक। जाति के समीकरण के बिना कोई भी चुनाव अधूरा है, जो तय करता है कि आखिर किसकी सरकार बनेगी। इसी जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है। यह पूरा खेल यूपी की सियासत को लेकर है, जहां ओबीसी वोटर नतीजों में अहम रोल निभाता है। लेकिन ये वोटर कैसे बीजेपी की ओर शिफ्ट हुआ है, उसे जरा समझ लेते हैं। 2017 और 2022 के चुनावी नतीजे बताते हैं कि एसपी और बीएसपी के कोर वोट बैंक में बीजेपी ने जबरदस्त सेंधमारी की है। वो आंकड़े आपके सामने रखेंगे और अब आपको दिखाएंगे। देखिए बीजेपी ने किस तरह से जबरदस्त सेंधमारी की है। यादव वोटरों की बात करें तो यहां पर 2017 में जहां समाजवादी पार्टी ने 68% वोट हासिल किया था, 83% उसको मिले थे 2022 में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 10% दो बढ़ा है 2022 में। वहीं बीएसपी को 2% और 2%। यहां पर 2017 और 22 के आंकड़े हैं। 2017 में जब कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन 2022 में वो अकेले आरएलडी के साथ चुनावी मैदान में गई थी। यादव के बाद अब आगे आ जाते हैं, कुछ और दूसरी जातियों को समझते हैं। कुर्मी, यहां पर आप देखेंगे कुर्मी बीजेपी को 63% कुर्मी जातियों ने वोट किया था। 2022 में ये 3% और बढ़ जाता है 66% के साथ। जबकि अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो 17 में सिर्फ 16% कुर्मी ने वोट दिया था। हालांकि 2022 में उसमें उछाल जरूर देखा जा रहा है 25% के साथ, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है जो बीजेपी को नुकसान पहुंचा पाए। जबकि बहन मायावती की पार्टी को देखिए 7%, 17 में 3%, 2022 में यह आंकड़ा और कम हो गया है। यादव कुर्मी के बाद और जातियों की बात कर लेते हैं। मौर्य, कुशवाहा, सैनी, यहां पर आप देखेंगे 2017 में 56% बीजेपी को वोट मिला था। 2022 के विधानसभा चुनाव में ये 64% हो जाता है। जबकि एसपी की बात करें 18% 17 मिला था, 22% 2022 में पहुंचता है। वहीं बहन मायावती की पार्टी को 22% 17 में मिला था, लेकिन 4% तक की 2022 में वो सिमट जाती हैं। एक तरफ जहां बीएसपी कमजोर हो रही है तो समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि जो उसका कोर वोट बैंक रहा है दलितों का, उसको अपने पक्ष में किया जाए। जबकि बीजेपी की सेंधमारी 14 के बाद के चुनावों से लगातार बहन मायावती के वोट बैंक में जारी है। अन्य ओबीसी को अगर हम ले, ये आंकड़े काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यादव जहां ज्यादा वोट करता है समाजवादी पार्टी को, तो अगर अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 2017 के चुनाव में बीजेपी को 62% अन्य पिछड़ा वर्ग ने वोट किया था। 2022 में यह आंकड़ा और बढ़ जाता है 66% के साथ। जबकि समाजवादी पार्टी को अन्य ओबीसी का 15% हासिल हुआ था 2017 में, 23% 2022 के चुनाव में उसको हासिल होता है। और मायावती की बीएसपी को आप देख रहे हैं 11 और 4% का। समाजवादी पार्टी की लगातार कोशिशों के बावजूद बहुत बड़ा वोट बैंक जो अन्य पिछड़े वर्ग का रहा वो बीजेपी को वोट करता रहा और उसमें थोड़ा बढ़ोतरी भी हुई है। जाटव जो बहन मायावती का वोट बैंक है,
पूर्व सीएम का, बीएसपी का वोट बैंक माना जाता है जाटव। यहां पर आप देखेंगे 2017 में बीजेपी को 8% मिले थे, लेकिन 2022 में दुगने से ज्यादा का उछाल होता है 21% के साथ। लेकिन 2017 में समाजवादी पार्टी अलग थी, बीएसपी के साथ नहीं थी, उस समय 3% वोट मिला था। और अगर हम 2022 की बात करेंगे तो यहां पर 9% आप देख रहे हैं कि यहां पर वोट बैंक बढ़ता है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बीएसपी साथ थे, लेकिन 22 का चुनाव अलग से लड़ा था। बीएसपी 87%, ये मायावती का वोट बैंक है 87%। लेकिन जब 2022 के चुनाव की बात आती है तो 65%। यहां पर जो कमी होती है वो बीजेपी के साथ जाकर जुड़ जाती है। अन्य दलितों की बात करें, विधानसभा चुनावों का ये आंकड़ा दिखा रहे हैं, बीजेपी को 32%, अन्य दलितों ने 17 में दिया था, 41% हो जाता है 2022 में। एसपी को 11% मिला था, 23% हो जाता है अन्य दलितों का साथ 2022 में। जबकि बीएसपी की बात करें तो इनका जनाधार घटा है। पहले मायावती को 44% 2017 में वोट मिला था, लेकिन 2022 का आंकड़ा आपके सामने है 27% के साथ। तो ये जातियों का पूरा गणित है। रामचरितमानस को इसका आधार बनाया जा रहा है और उसके जरिए सियासत को साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 2019 का लोकसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं रहा है। बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए मायावती और अखिलेश यादव ने सालों पुरानी दुश्मनी भूलकर साथ आने का फैसला भी किया था। 2019 आपको याद करना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने न केवल अखिलेश यादव के वोट बैंक पर सेंधमारी की, बल्कि कुर्मी, कोयरी और अन्य ओबीसी का बीजेपी को जबरदस्त समर्थन मिला और यूपी में प्रचंड जीत सीटें हासिल हुई थी। यहां पर आपको 2019 लोकसभा का आंकड़ा दिखा रहे हैं। इसके जरिए आप देखिए बीजेपी को 2019 में 23% यादव ने वोट किया था, जबकि महागठबंधन यानी कि अखिलेश यादव, मायावती को 60% लोगों ने यादवों का वोट मिला था। लेकिन बीजेपी यहां पर भी सेंधमारी करने में कामयाब रही थी यादव वोट बैंक में। कुर्मी, कोयरी जहां 80% वोट करता है बीजेपी को, 19 में 14%, अखिलेश और मायावती की पार्टी को। अन्य ओबीसी 72% करता है 2019 में, सिर्फ 18%। चूंकि उत्तर प्रदेश को जातियों से जुड़ा हुआ एक राजनीति का मैदान माना जाता है, लेकिन यहां पर हिंदुत्व वोट बैंक को किस तरह से इंटैक्ट रखने में बीजेपी कामयाब रही थी नरेंद्र मोदी के चेहरे के नाम पर, वो आप देख रहे हैं। जाटव सिर्फ 7% बीजेपी के साथ गया था, जबकि 75%, चूंकि जाटव एक मुश्त वोट बैंक ऐसा है जो मायावती के चेहरे को देखकर वोट करता है। अन्य दलितों में लेकिन यहां पर जबरदस्त सेंधमारी की थी। 48% के साथ 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 42% गया था महागठबंधन को साथ। लेकिन 2024 से पहले कई राज्यों के चुनाव लोकसभा के सेमीफाइनल के तौर पर देखे जा रहे हैं। इसमें से पहली जंग नॉर्थ ईस्ट को लेकर है, जहां चुनावी तारीखें ऐलान होने के बाद सियासी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में बीजेपी ने सबसे पहले त्रिपुरा के लिए अपनी कमर कसी है। खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज त्रिपुरा का दौरा कर चुनावी शंखनाद किया है। ये बीजेपी का मिशन 2024 है। ये बीजेपी का टारगेट नॉर्थ ईस्ट है। चुनौती खुद के किले को बचाने की है। चुनौती नॉर्थ ईस्ट में दम दिखाने की है। त्रिपुरा में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी शंखनाद किया और बीजेपी की एक बार फिर सत्ता में आने की हुंकार भरी। इस विजय संकल्प रैली में इतनी देर तक इतने उत्साह के साथ लोगों को बैठा देखता हूं तो मेरे को ये विश्वास होता है कि त्रिपुरा की जनता ने संकल्प ले लिया है कि एक बार भाजपा, बार बार भाजपा, इस तरीके की बात को आप आगे बढ़ा रहे हैं। त्रिपुरा मिशन पर जेपी नड्डा यहां के रंग में नजर आए। डबल इंजन सरकार के फायदे गिनाए। 5 साल बाद जब मैं यहां पर आया हूं तो एक नया त्रिपुरा देखता हूं और वह नया त्रिपुरा विकास का त्रिपुरा, सड़कों की होड़ लगने वाला त्रिपुरा, कनेक्टिविटी का त्रिपुरा, इंफ्रास्ट्रक्चर का त्रिपुरा और विकास में नई छलांग लगाने वाला त्रिपुरा दिखता है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान है, जिसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल कर लेफ्ट शासन को उखाड़ फेंका था। राज्य में पार्टी ने 0 सीट से बहुमत हासिल करने और मत प्रतिशत में 41% बढ़ोतरी का कीर्तिमान बनाया था। त्रिपुरा की 60 सीटों पर 2018 में बीजेपी ने 33 सीट जीती थी। सीपीएम के खाते में 15,
आईपीएफटी को 4 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। बीजेपी ने 2018 की अपनी जीत से दशकों से चले आ रहे वामपंथी शासन का अंत कर दिया था और बिप्लब देब को राज्य के मुख्यमंत्री की कमान सौंपी थी, लेकिन पार्टी को उनके प्रदर्शन से निराशा हुई थी, जिसके बाद मई 2022 में उन्हें हटाना पड़ा और डॉक्टर माणिक साहा को नया सीएम बनाया गया ताकि विरोधी लहर को मात दिया जा सके। लेकिन यहाँ खुद का किला बीजेपी के लिए बचाना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ बदले सियासी समीकरण बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। त्रिपुरा में सत्ता की वापसी के लिए कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी ने आपस में हाथ मिलाकर नया राजनीतिक समीकरण तैयार किया है। बीते चुनाव में बीजेपी ने भले ही अप्रत्याशित जीत दर्ज की थी, लेकिन कांग्रेस लेफ्ट दोनों का संयुक्त वोट करीब 50% था। हालांकि बंगाल चुनाव में ममता सरकार के खिलाफ बना ये गठबंधन फेल हो गया था। कांग्रेस भी देश में 0 है, लेफ्ट भी देश में 0 है, तो 0 और 0 का मिलन में तो 0 ही पैदा होगा ना।